हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों मीडियम में हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फेवर्ड द आइडिया ऑफ प्लुरलिटी ऑफ वोट। हिंदी में वोट की बहुलता के विचार के पक्षधर कौन थे? ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, बी कार्ल मार्क्स, सी जे.एस. मिल या डी हॉब्स। बताइए किसने प्लुरलिटी ऑफ वोट को सपोर्ट किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज किया करिए और सारे आंसर्स लिखा करिए। आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जे.एस. मिल। इन्होंने ही बात की थी कि एक आदमी को एक से अधिक बार वोट देने का अधिकार हो। अच्छा, किसी को भी नहीं, सिर्फ रिच पर्सन्स को और एजुकेटेड पीपल को एक से ज़्यादा बार वो वोट दे सकता है। इन्होंने बेंथम के इस आइडिया को क्रिटिसाइज किया था कि वन मैन वन वोट नहीं होना चाहिए, प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए, जहाँ पर कि रिच और एजुकेटेड पीपल एक से ज़्यादा बार वोट दे सकें। और सबसे पहले जे.एस. मिल ही थे जिन्होंने इस बात को सपोर्ट किया कि वुमेन्स को वोट देने का अधिकार भी हो और वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव भी बने। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, वो उसका नाम है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। 1869 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इसके पहले मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की सारी जितनी उन्होंने बुक लिखी है उसका एक वीडियो बनाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, आई हेट डेमोक्रेसी बिकॉज आई लव फ्रीडम। दिस ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू अ स्कूल ऑफ थॉट नोन एज। हिंदी में, मैं लोकतंत्र से नफरत करता हूँ क्योंकि मैं स्वतंत्रता से प्यार करता हूँ। इस अवलोकन को विचार के एक स्कूल के रूप में जाना जाता है। बताइए किसने दिया था ये? ए है एनार्किज्म, अराजकतावाद, बी है कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद, सी है टोटलिटरिज्म, अधिनायकवाद, डी है लिबरलिज्म यानी कि उदारतावाद। बताइए किसका ये थॉट है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनार्किज्म का ये थॉट था कि मैं लोकतंत्र से नफरत करता हूँ क्योंकि मैं स्वतंत्रता से प्यार करता हूँ। देखिए एनार्किज्म क्या है? ये एक पॉलिटिकल बिलीफ है जो कि सपोर्ट करता है कि कोई सरकार और कानून नहीं होना चाहिए किसी कंट्री में। इनके अकॉर्डिंग है कि नो सेंट्रल रूल, नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये मानते थे कि अगर कहीं लोकतंत्र है तो वहाँ पर एक मेजॉरिटी क्लास दूसरी क्लास पर रूल करेगी और इससे क्या होगा कि लोग स्लेव्स बन जाएंगे। इसलिए एक ऐसी सोसाइटी हो, एक ऐसी कम्युनिटी हो जहाँ पर कॉमन ओनरशिप हो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि गवर्नमेंट हार्मफुल होती है और अननेसेसरी होती है, इसलिए वो नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स इज द इमीडिएट एम ऑफ कम्युनिस्ट। हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिस्ट का तत्कालिक उद्देश्य है? ऑप्शंस देखिए, ए है द यूनिफिकेशन ऑफ द प्रोलेटेरिएट इनटू अ रूलिंग क्लास, सर्वहारा वर्ग का एक शासक वर्ग में एकीकरण, बी है द ओवरथ्रो ऑफ द बुर्गुइस यानी कि पूंजीपति को उखाड़ फेंकना, सी है बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या डी है नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सी बात कम्युनिस्ट के थॉट की अकॉर्डिंग सही है? क्या चाहते थे कम्युनिस्ट? आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कम्युनिस्ट मानते थे कि स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हो तो जो पावर हो वो रूलिंग क्लास को छोड़ के यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं उनके पास ना हो बल्कि वर्कर्स के कंट्रोल में हो, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिविजुअलिज्म एडवोकेट व्यक्तिवाद समर्थक है। ऑप्शंस देख लीजिए, ए है मैक्सिमम स्टेट कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल, व्यक्ति पर अधिकतम राज्य नियंत्रण, बी है लीस्ट स्टेट इंटरफेरेंसेस इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, राज्य के मामलों में कम से कम राज्य के हस्तक्षेप, सी है कंसंट्रेशन ऑफ ऑल पावर्स इन द हैंड ऑफ अ सिंगल रूलर, एकल शासक के हाथ में सभी शक्तियों का एकाग्रता, डी है गारंटी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी थ्रू लॉ, कानून के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी। बताइए इंडिविजुअलिज्म क्या है, किसके सपोर्ट में था? ये बताइए क्या सपोर्ट करता था, इसके विचार क्या थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के मामलों में कम से कम राज्य के हस्तक्षेप। इंडिविजुअलिज्म इस बात को सपोर्ट करता था, इनका बिलीव था कि जो इंडिविजुअल पीपल हैं सोसाइटी में, उनके पास खुद के राइट्स होने चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के, रादर देन कि उनको कंट्रोल करे कोई गवर्नमेंट वहाँ पे, क्योंकि हर पर्सन यूनिक है और सेल्फ रिलायंट है, उसके पास इतना विवेक है कि क्या सही है क्या गलत है वो अपने डिसीजन ले सकता है। स्टेट को ज़्यादा इंटरफेयर उसकी लाइफ में नहीं करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल एंड एज सच इज बाउंड टू ओबे द स्टेट। पीपल कैन रजिस्ट द स्टेट अथॉरिटी ओनली फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गुड। हु सेड दिस स्टेटमेंट। हिंदी में, आदमी एक राजनीतिक जानवर है और एक तरह राज्य का पालन करने के लिए बाध्य है। लोग राज्य प्राधिकरण का विरोध केवल आम अच्छे की उपलब्धि के लिए कर सकते हैं। यह कथन किसने कहा? मिल ने कहा, हीगल ने कहा, मार्क्स ने कहा या टी.एच. ग्रीन ने कहा। एग्जाम में बुक्स और स्टेटमेंट दोनों आते हैं, इसलिए आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप बुक्स और स्टेटमेंट दोनों को अच्छे से पढ़ें, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये किसका स्टेटमेंट है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये ग्रीन का स्टेटमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सिक्स क्वेश्चन है, द व्यू दैट द स्टेट इज एन एथिकल इंस्टीट्यूशन विच इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन इज एट्रीब्यूटेड टू। हिंदी में, यह विचार कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है, को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्लासिकल लिबरल्स का बताइए ये थॉट है, शास्त्रीय उदारवादी या फिर गिल्ड सोशलिस्ट गिल्ड समाजवादी, सी आइडलिस्ट आदर्शवादी या डी मार्क्सिस्ट मार्क्सवाद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आदर्शवादी ने ही स्टेट के बारे में ये बात कही थी। उनके अकॉर्डिंग स्टेट एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है, एक नेसेसरी एलिमेंट है, ये होना चाहिए क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। ये मैन का बेस्ट फ्रेंड होता है स्टेट। ये देखिए ये आइडियलिस्ट की थॉट थे जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेट मैन के बेस्ट फ्रेंड होता है क्योंकि वो इंडिविजुअल के वेलफेयर का काम करता है, और स्टेट ही है जो कि क्रिएट और प्रोटेक्ट करता है उनके राइट्स को, इसलिए स्टेट एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, प्लेटो सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म मेंट ओनली फॉर। प्लेटो की साम्यवाद की प्रणाली का मतलब केवल इसके लिए था, ए सोल्जर्स एंड वर्कर्स के लिए, बी फिलोसोफर एंड सोल्जर्स के लिए, सी फिलोसोफर सोल्जर एंड वर्कर्स के लिए या डी फिलोसोफर एंड वर्कर्स के लिए। बताइए अगर आप लोगों ने प्लेटो की साम्यवाद की विचारधारा को पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिलोसोफर एंड सोल्जर। ये इन दो क्लासेस के ही लोगों को प्लेटो कम्युनिज्म में रखता था। इसको ये कहता था कि इन लोगों को अलग रहना चाहिए आम सोसाइटी से, ये गार्जियन हैं, इनको अलग रहना चाहिए फिलोसोफर और सोल्जर क्लास को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एट्थ क्वेश्चन है, द लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पीपल आर सुप्रीम and have the right to elect and remove the government. The origin of this theory is chiefly traced to। हिंदी में, प्रतिनिधित्व का उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि जनता सर्वोच्च है और उसे सरकार को चुनने और हटाने का अधिकार है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति का मुख्य रूप से पता लगाया जाता है। बताइए किसकी थ्योरी में ये बात कही गई थी, हीगल की, लॉक की, रूसो की या फिर जॉन रॉल्स की। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे हैं, आप कितना भी पढ़ लेंगे, पर अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो आप खुद को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस सारे लगाइए। अगर जो नहीं आता है वो आने लगेगा और जो आता है उसका रिविजन हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चंस लगाइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जॉन लॉक का ये स्टेटमेंट है, उन्हीं की थ्योरी में ये बात कही गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन है,
हु हैज़ पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ ओमनीपोटेंट सॉवरेनिटी। सर्वशक्तिमान संप्रभुता के विचार को किसने सामने रखा? ऑप्शंस है रूसो, हॉब्स, सी लॉक, देखिए ये जॉन लॉक है, डी है जेएस मिल। सर्वशक्तिमान संप्रभुता, बताइए किसका थॉट था ये, किसने इसका आइडिया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि थॉमस हॉब्स ने ही ओमनीपोटेंट सॉवरेनिटी का आइडिया दिया था। देखिए ओमनीपोटेंट सॉवरेनिटी होता क्या? सर्वशक्तिमान संप्रभुता का मतलब है कि इसके पास अनलिमिटेड पावर हो, लाइक गॉड। गॉड तो नेचुरल है, इसलिए हॉब्स ने कहा कि हमें एक संप्रभु की जरूरत है जिसके पास वैसी ही पावर हो, अनलिमिटेड पावर हो, और जिससे कि वहां पे वो लोगों को रूल कर सके उस स्टेट के। तो एक ऐसा किंग हो जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, बिल्कुल भगवान की तरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स हेल्ड दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स एंड राइट्स डिमांड स्टेट। हिंदी में निम्नलिखित विचारकों में से किसने माना कि मानव चेतना स्वतंत्रता प्रदान करती है? स्वतंत्रता में अधिकार और अधिकार में राज्य की मांग शामिल है। ऑप्शंस है हीगल, बी ग्रीन, सी लास्की, डी हॉब्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसका स्टेटमेंट है ये? बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है ये, आपको बताना है कि किस थिंकर का है। सारे स्टेटमेंट्स आपको आने चाहिए, जैसे आपको बुक और ऑथर याद होता है वैसे ही स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। वैसे ये स्टेटमेंट कई लोगों को आता होगा। देखिए ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है टी.एच. ग्रीन का, इन्होंने ही ये कहा था। ग्रीन, देखिए ग्रीन ने क्या कहा था स्टेट के बारे में? इन्होंने कहा था कि हमें स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टेट ही है जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जिसमें इंडिविजुअल्स रहते हैं, उसका मैक्सिमम हित कर सकता है। यानी कि इन्होंने स्टेट का सपोर्ट किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवांस द नोशन ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस इन हिज थ्योरी। निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अज्ञानता का पर्दा की धारणा को आगे बढ़ाया? ऑप्शंस है हॉब्स, बी है बेनेटो क्रॉस, सी है रूसो, डी है रॉल्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेल ऑफ इग्नोरेंस, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा किस थिंकर का ये था। बताइए किसने इस थियरी को सपोर्ट किया था, वेल ऑफ इग्नोरेंस की? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन रॉल्स ने ही वेल ऑफ इग्नोरेंस का सपोर्ट किया था। अब वेल ऑफ इग्नोरेंस अगर जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बताती हूँ कि वेल ऑफ इग्नोरेंस है क्या है। इसमें क्या था जो जॉन रॉल्स ने इसकी बात की थी? देखिए जॉन रॉल्स ने कहा था कि जैसे अगर कोई एक सोसाइटी है, वहाँ पर हमें एक जस्ट और फेयर प्रिंसिपल बनाना है जिससे कि वहाँ सोसाइटी अच्छे से चल सके, सोसाइटी अच्छे से गवर्न की जा सके। अब हमें किसी प्रिंसिपल को बनाने के लिए, किसी लॉ को बनाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं सोसाइटी में से, उसमें कोई रिच है कोई पुअर है, अगर कोई रिच है वो जाएगा कोई कानून बनाने तो वो ऐसे ही लॉ बनाएगा जिससे कि उसका मैक्सिमम हित हो, यानी उसका ही प्रॉफिट हो। और अगर कोई गरीब जाएगा तो वो ऐसे प्रिंसिपल बनाएगा जिससे उसका मैक्सिमम हित हो। तो अब इसके लिए करना क्या चाहिए? तो इस तरह रॉल्स ने कहा कि देखिए ऐसे तो फेयर और जस्ट प्रिंसिपल बन ही नहीं पाएंगे सोसाइटी के लिए। अगर कोई रिच अपने लिए बना ले रहा है और पुअर अपने लिए बना ले रहा है तो वो जस्ट कहाँ से हुए? वहाँ तो न्याय हुआ ही नहीं किसी तरह का। इसलिए रॉल्स ने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि जो लोग प्रिंसिपल बना रहे हैं उनको पता ही ना चले कि वो रिच है या पुअर है, यानी कि जो रिच है उसको पता ही ना हो कि वो कितनी अमीर सोसाइटी से बिलोंग करता है और वो अमीरों के लिए ही पॉलिसी बनाएगा, और गरीब को ये ना पता हो कि हम गरीब हैं और हम गरीबों के लिए ही पॉलिसी बनाएंगे। इसी को जॉन रॉल्स ने कहा कि ये वेल ऑफ इग्नोरेंस है, और जब ऐसा होगा तभी एक जस्ट प्रिंसिपल बन पाएगा। अब आपको समझ में आएगा कि वेल ऑफ इग्नोरेंस आखिर में था क्या जॉन रॉल्स का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 12th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्रामसी कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी मीन्स। ग्रामसी के अनुसार आधिपत्य की अवधारणा का अर्थ है। ऑप्शन ए है
मोरल एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, नैतिक और बौद्धिक नेतृत्व। बी है मटेरियल अपैरेटस, सामग्री तंत्र। सी है कोर्सिव पावर ऑफ द स्टेट, राज्य की शक्तिशाली शक्ति। डी है पॉलिटिकल डायनेस्टी, राजनीतिक राजवंश। बताइए। ग्रामसी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इनका कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी थी क्या, इन्होंने इसमें क्या बात की थी, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए कौन सा आंसर सही है इसमें? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नैतिक और बौद्धिक नेतृत्व। देखिए हेगेमनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि द डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर अनदर ग्रुप। जनरली इस वर्ड का यूज़ किया जाता है जब एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा कि मोरल और इंटेलेक्चुअल लोग क्या करते हैं, थ्रू मीडिया, थ्रू यूनिवर्सिटीज या रिलीजियस इंस्टीट्यूट के अंडर कंट्रोल करते हैं वर्कर क्लास को, क्योंकि वो तो इंटेलेक्चुअल हैं, उनके पास बुद्धि है, वो वॉइस हैं, और उसी के थ्रू वो वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं, या एक्सप्लॉइट भी आप कह सकते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, जो भी है। इसका मतलब यही है कि मोरल और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के लोग, नीचे जो लोग हैं, उनको किसी ना किसी के थ्रू, जैसे मीडिया के थ्रू, उसका मीडिया कुछ भी सकता है, किसी भी मीडियम के थ्रू वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो मीडिया है, यूनिवर्सिटी है, न्यूज़पेपर्स हैं, किसी के भी थ्रू वो कंट्रोल कर सकते हैं वर्कर क्लास को। अब आपको समझ में आ गया कि कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी थी क्या एंटोनियो ग्राम्सी की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, हु आर्ग्यूज दैट सॉवरेनिटी कैन नेवर बी एलिनेटेड, डिवाइडेड और रिप्रेजेंटेटेड। हिंदी में कौन तर्क देता है कि संप्रभुता कभी भी अलग, विभाजित या प्रतिनिधित्व नहीं की जा सकती है? ऑप्शंस हैं हीगल, लॉक, रूसो, बेंथम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूसो। रूसो के ही अकॉर्डिंग हम सॉवरेनिटी को अलग, विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहते थे कि जो सॉवरेन है वो जनरल विल सुनेगा, यानी कि सामान्य इच्छा की ही विचारधारा रूसो ने रखी थी कि जो भी काम होगा वो सामान्य इच्छा से होगा। सारे सिटीजन्स कलेक्ट होकर के ही अगर कोई पॉलिसी या बनेगी तो सारे सिटीजन्स की कलेक्शन उसमें इम्पॉर्टेंट है, और उसी को ही जनरल विल कहते हैं। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स हेल्ड द व्यू दैट इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर एंटीथेटिकल। हिंदी में निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह विचार रखा कि समानता और स्वतंत्रता विरोधाभासी हैं? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, बी हैरोल्ड लास्की, सी GDH कोल, डी लॉर्ड एक्टन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड एक्टन ने ही इक्वालिटी और लिबर्टी को विरोधाभासी बताया था। इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, द पैशन फॉर इक्वालिटी मेड वेन द होप फॉर लिबर्टी। इनके अकॉर्डिंग जहाँ लिबर्टी होगी वहाँ इक्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि कोई दो आदमी के पास, किसी भी दो पर्सन्स के पास सेम एबिलिटी और सेम कैपेसिटी नहीं हो सकती, और अगर जब सेम एबिलिटी और कैपेसिटी ही नहीं है तो वहाँ इक्वालिटी किस बात की। इसी की बात लॉर्ड एक्टन ने की थी। इन्होंने कहा कहीं रिवर है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन्स हैं, तो वैसे ही इक्वालिटी एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है और ये नहीं हो सकता। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द एक्सप्रेशन फोर्स टू बी फ्री इन कनेक्शन विद द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। हिंदी में निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में स्वतंत्र होने के लिए मजबूर अभिव्यक्ति का उपयोग किया? ऑप्शंस हैं रूसो, बी लॉक, सी ग्रीन, डी हॉबहाउस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रूसो ने ही ये बात कही है। ये इन्होंने फोर्स टू बी फ्री इन कनेक्शन विद द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। क्वेश्चंस आज के लिए बस इतने ही थे, और अगर आपको क्वेश्चंस कलेक्शन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना इसको ज़रूर मेंशन करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए।
और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, तभी आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।